जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 31 मई तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आज करने जा रहा हूं। भारतीय मूल के कनाडाई फाइटर हैं अर्जन सिंह भुल्लर। तो अर्जन सिंह भुल्लर का नाम आप ध्यान रखेंगे। अर्जन सिंह भुल्लर हैं, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन कनाडाई हैं, कनाडाई फाइटर हैं और इन्होंने हाल ही में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के प्रमोशन में विश्व खिताब जीता है और ये पहले ऐसे भारतीय मूल के फाइटर हैं जिन्होंने ये विश्व खिताब जीता है। तो पहले भारतीय फाइटर का नाम बताओ जिन्होंने विश्व फाइटर खिताब जीता है। तो वो कनाडाई हैं, भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है अर्जन सिंह भुल्लर। तो उनकी फाइल फोटो भी आपके सामने है एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके पहले अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अर्जन सिंह भुल्लर जो है कोई नया नाम नहीं है। उन्होंने पहले भी जब दिल्ली में हमारे यहाँ राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे तब भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो आप देखेंगे स्वर्ण पदक भी उन्होंने 2010 में दिल्ली में थे जब वो जीता था। और इससे पहले भी अर्जन ने फिलीपींस मूल के अमेरिका वेरा का 5 साल से वर्चस्व चला आ रहा था, उसको तोड़ा है। यानी जो विश्व खिताब जीता है वो 5 साल से ये जो वेरा है अमेरिका के, इनको हरा के जो लगातार जीत रहे थे तब ये जीत हासिल की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में मैंने आपको बताया जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और लंदन में ओलंपिक में जो है कनाडा का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। तो पहले भारतीय मूल के ये वे व्यक्ति बने जिन्होंने कनाडा का प्रतिनिधित्व लंदन में जब ओलंपिक्स हो रहे थे ओलंपिक्स में किया था। तो भारतीय मूल के होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ये ओलंपिक में गए थे तो पहली बार 2012 में गए थे। जो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जो पदक हासिल किया था 2010 में किया था और जो ये अब इन्होंने जीत हासिल की है 2021 में की है। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अर्जन सिंह भुल्लर इनका नाम है और यही इनकी पहचान है और गदा इनके हाथ में है। तो भारतीयता के लिए तो ये भी और महत्वपूर्ण है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद 21 मई को हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, हमारे देश में मनाया जाता है 21 मई को। ये क्यों मनाया जाता है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस दिन उनकी पुण्यतिथि होती है। इस दिन में राष्ट्रीय जो है हम आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। उनकी पुण्यतिथि को भी याद किया जाता है, उनको भी नमन किया जाता है राजीव गांधी जी को। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब होती है? 21 मई को। और आतंकवाद विरोधी जो दिवस मनाया जाता है वो भी 21 मई को मनाया जाता है। तो इस बार ये जो दिवस था वो कोरोना टाइम में मनाया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत गहरा है और वो ये है कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से हटाना, कि आतंकवाद और हिंसा से वो अलग रहें, उनसे दूर रहें। साथ में शांति और मानवता का संदेश फैले, पूरे विश्व में शांति और मानवता का संदेश फैलता रहे भारत में और पूरे विश्व में। और इसके साथ ही लोगों को जागरूक रखना, यानी कि जो लोग हैं उनकी एकता को बढ़ावा देना और साथ में युवाओं में देशभक्ति जगाना। अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा है, आम आदमी को कोई पीड़ा है, तो उस पीड़ा को जानना, उसको शेयर करना, उसके बारे में जो भी सही उपचार है उसको करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि जो आतंकवाद है आज ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है, हर एक विश्व में हर एक देश इसका सामना कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। तो इसलिए ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। तो इस दिन ये सब बातें यहाँ पर रखी जाती हैं। क्योंकि राजीव गांधी जी को जब मारा गया था तो कहा जाता है वो लिट्टे एक संगठन है और आतंकवादी संगठन के रूप में इसको देखा जाता है। तो वो संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की थी। तमिलनाडु के सिरिपेरबंदूर में 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी और इसीलिए वहाँ पर इसी दिन को याद रखने के लिए यहाँ पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई थी उसी दिन राजीव गांधी को शपथ ग्रहण कराया गया था भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। और उन्होंने जो हमें सेवाएं दी थी वो 1984 अक्टूबर से दिसंबर 1989 तक उन्होंने हमारे देश के लिए सेवाएं दी थी, जिसके बाद में उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया था। तो अपने आप में ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे साथ के साथ। तो आतंकवाद विरोधी दिवस यहाँ पर हमने बात की है। अब बात आ जाती है विधान परिषद की। पश्चिम बंगाल हाल ही में ममता बनर्जी की सरकार बनी है, TMC की, और पश्चिम बंगाल रोज सुर्खियों में रहता है। आप लोग रोज अगर न्यूज देखते हैं तो उसमें आप लोग कहीं ना कहीं बंगाल का जिक्र जरूर सुनेंगे।
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 17 मई को बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी और उनकी कैबिनेट की बैठक थी ये, और उसमें चर्चा हुई और एक बिल पास हुआ जो था राज्य विधान परिषद की स्थापना करेंगे। तो राज्य विधान परिषद दोस्तों आप लोग पता है जैसे पूरे भारत में संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। वैसे तो देखा जाए कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें होती हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल ने भी मतलब ये कहा है कि वो अपने यहाँ विधान परिषद रखेगा। अगर भारत की संसद से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो 7 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां पर विधान परिषद होगी। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पेच हैं जो बिल्कुल खुले हुए नहीं है, तो उसमें अभी हम थ्योरेटिकल ना जाते हुए सिर्फ इतना कि हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो एक ऐसा देश एक ऐसा राज्य है जिसने देश में विधान परिषद की मांग को और ज्यादा पुरजोर कर दिया है, वो है पश्चिम बंगाल जो विधान परिषद बनाना चाहता है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इसमें जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करंट इश्यूज होते हैं, अफेयर्स वहीं से निकलते हैं। तो ये बात है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य देश के किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को संसद द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के उच्च सदन में क्योंकि जो विधान परिषद होती है उसको उच्च सदन कहा जाता है, को 1969 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी तो वाम दलों ने उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि जो विधान परिषद है उसको अभिजात्य वर्ग का सूचक माना जाता है, यानी बड़े लोगों की बैठक माना जाता है। तो वाम दलों ने इसको हटा दिया था 1969 में। और उसके बाद जो 6 राज्य हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं जहां पे विधान परिषद अभी है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, यहाँ पर विधान परिषदें हैं अभी भी। और देश में वर्ष 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत स्वतंत्रता से पहले द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की बात हुई थी कि द्विसदनीय होगा विधायिका, यानी 2 सदन होंगे विधायिका में। और 1937 में ही बंगाल में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, मतलब 1937 में पहली बार विधान परिषद बंगाल में अस्तित्व में आई जो 1969 में खत्म हो गई। और अब वापस से ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की बात कर दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाए और देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 खंड 1 के तहत किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, मतलब जो ये एलिजिबिलिटी है वो मैं बात कर रहा हूं, सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो विधानसभा के कुल सदस्य होंगे उसके 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। ये यहां पर बात इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है मतलब, और ये संख्या 40 सदस्यों से कम भी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर बात आप करेक्ट कर लेंगे, ये बात भी आप साथ के साथ नोट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको इसलिए क्लियर कर देता हूँ आपको। जो पश्चिम बंगाल है वहां पर जो विधान परिषद है उस विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, और इसमें एक ये नियम है हमारे संविधान के हिसाब से कि जो विधानसभा के कुल सदस्य होंगे उनके 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। और दूसरी एलिजिबिलिटी है इसमें अथवा कर लो आप कि वो 40 से कम भी नहीं होंगे, यानी 40 से ज्यादा हो और 1/3 से कम ना हो, कम से कम 1/3, 40 से लेकर 1/3 तक की व्यवस्था हो। तो ये चीज आप यहां पर क्लियर कर लेंगे। उसके बाद 1/3 है सदस्य संबंध राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो चुने जाने वाली प्रक्रिया है वो कहां से, राज्य की विधानसभा से 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। 1/3 सदस्यों का चुनाव वहां के ब्लॉक, नगर पालिका, जिला परिषद ये सब करेंगे। 1/12 भाग जो है सदस्यों का चुनाव शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, और वही 1/12 भाग वहां के स्नातकों द्वारा सदस्य जो हैं उनके द्वारा वहां चुने जाएंगे। बाकी जो सदस्य बचते हैं वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, जो कला, विज्ञान, सामाजिक संगठन इन सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। लेकिन आज के समय में भारत में विधान परिषद को लेकर बहुत सारे राज्यों में विवाद बना हुआ है। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जो अभी भी विधान परिषद बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी हमारे यहाँ पर अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वो विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है। असम की बात करूं वो 2010 में राज्य में विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव पारित कर चुका है, वो भी अपने यहाँ पे बनाना चाहता है। तो 2 राज्य तो यही हो गए, तमिलनाडु एंड असम। उसके बाद राजस्थान भी 2012 से वहां पे भी अभी लंबित पड़ा है, ये भी बनाना चाहता है राजस्थान भी। आंध्र प्रदेश
कहना चाहता है कि मैं समाप्त करना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश खत्म करना चाहता है, तो वो भी अभी तक संसद में पेश नहीं किया उन्होंने। तो आंध्र प्रदेश जो है वो विधान परिषद खत्म करना चाहता है। तो इस तरह से जो आप देखोगे मतलब विधान परिषद की बात वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक हॉट क्वेश्चन बनता है, वहां से आप देख लेंगे। सिंपल सी बात यह है। हरियाणा सरकार के बारे में हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए एक उमंग ऐप पहले बनाया था। उमंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता दिया है। अब इन्होंने संजीवनी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है और ये जो आंशिक और मध्यम लक्षण वाले जो कोरोना पेशेंट हैं उनके घर पर जल्दी से जल्दी चिकित्सीय फायदा पहुंचे और ये संजीवनी के तौर पर उनके लिए काम करे। तो 24 मई को ये शुरुआत हो गई है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए और उनको हेल्प यानी उनकी मदद के लिए जो संजीवनी परियोजना है वो मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है। अब हॉकी इंडिया यानी इंडिया को हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के फील्ड में एंटनी ग्लिच पुरस्कार मिला है और ये जो दिया जाता है पुरस्कार पूरे वर्ल्ड हॉकी, जो पूरे विश्व का हॉकी महासंघ है उसके द्वारा दिया जाता है और इसका एक सम्मेलन हुआ था, हॉकी इनवाइट सम्मेलन, उस दौरान इसको दिया गया है। ये 47 यानी 47वीं जो सम्मेलन था उसके तहत ये बातचीत चल रही थी, तो उसमें ये पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार उन लोगों को, संगठनों को दिया जाता है या टीमों को दिया जाता है जो हॉकी के फील्ड में अच्छा काम करें, उनको ये दिया जाता है। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ये अब सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। सीबीआई के नए डायरेक्टर इनको घोषित कर दिया है, सुबोध कुमार इनका नाम है। कार्मिक मंत्रालय ये घोषणा करता है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1985 के बैच के हैं ये, आईपीएस ऑफिसर हैं ये, अब सीबीआई के डायरेक्टर हैं। 2 वर्ष के लिए चुने गए हैं और इनका जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग होती है, उसमें ये चुनाव होता है जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के जो सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इनका चुनाव वहां से किया जाता है और ये जो मीटिंग हुई थी 24 मई को और जो इनका चुनाव हुआ वो 25 मई को हुआ है। अब बात करते हैं हम जल जीवन मिशन के लिए। जल जीवन मिशन के लिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है आपको, ये कुछ अपडेट हैं। 50,011 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर मतलब डिस्क्लोज हुआ है यानी दिया गया है, जिसमें से 26,940 करोड़ रुपए की कई सुनिश्चित निधि भी उपलब्ध हैं। तो ये 15वें वित्त आयोग के तहत स्वच्छता और पानी से संबंधित चीजों को लेकर दिया जाता है और जल जीवन मिशन उसी का नाम है। 2021-22 में पूरे देश भर में ग्रामीण इलाकों में उनके घरों में नल जलापूर्ति ये सारी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना है जल जीवन मिशन। तो ये शुरुआत हो चुकी है भारत में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने हाल ही में घोषणा की है कि वो 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रहा है। पहला ये आप इंपॉर्टेंट बात है, पहला मोबाइल रोबोट अपना भेजने जा रहा है 2023 तक। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी घोषणा की है। अब बात ये आ जाती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि जो ये घोषणा तो हो गई है, नासा ने इसे वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशंस रोवर कहा है, यानी वाइपर का नाम इसको दिया है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां पे बर्फ और वहां की प्राकृतिक मतलब संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करे। 2023 में ये पहला मोबाइल रोबोट पहुंचेगा वहां पे, जो ये सारी चीजें हमें बताएगा और वहां की सतह के बारे में और वहां की मिट्टी के बारे में पूरा रिसर्च ये करेगा। तो ये अपने आप में मानव अन्वेषण के साथ साथ चलने वाला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो रोबोट की बात हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने मालदीव में अपना एक राजनयिक मौजूदगी हासिल करने की बात कही है। इट मींस मालदीव में पहला वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। इसके संबंध में 25 मई को निर्णय लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। तो यानी अब मालदीव में भी हमारा एम्बेसी होगा, इंडियन एम्बेसी मालदीव में भी खोली जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर हाल ही में इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास खोला गया है। तो वाणिज्य दूतावास जो है यहाँ पर खोला जा रहा है, यानी जो लेन देन है, जो भी बातचीत है वो इसके माध्यम से और अच्छी होगी। जिन हालातों में चाइना बहुत करीब आ रहा है मालदीव के और उसमें इंटरफेयर कर रहा है, उसमें भारत अगर वहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलता है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है WCD यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उसने निजी स्थानों पर जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है और सार्वजनिक स्थानों पर जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है उन सभी को सहायता प्रदान करने के लिए अलग अलग 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की बात कही है। 10 वन स्टॉप सेंटर अलग अलग जगहों पर खुलेंगे और उसके अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
दिया जाएगा। महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता के लिए ये वन स्टॉप सेंटर काम करेंगे। ये जो वन स्टॉप सेंटर हैं, ये जो इनका खजाना यानी जो इनका पैसा, जो इनका आर्थिक प्रबंध है, वो निर्भया कोष के द्वारा दिया जाता है और पूरी तरीके से सारा खर्चा निर्भया कोष से यहाँ खर्च किया जाता है। जब आपने सुना होगा कि निर्भया 2012 दिसंबर में निर्भया गैंग रेप हुआ था, उसके बाद उषा मेहरा आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, जिसके बाद इसको बना दिया गया था। भारत में अगर देखा जाए तो 700 वन स्टॉप सेंटर हैं और 300 और खोलने की बात अलग अलग जगह पर हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। वन स्टॉप सेंटर महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, महिलाओं के प्रति हो रहे हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का एक जरिया है। तो अब नेक्स्ट बात आ जाती है, भारत रत्न है हमारे प्रोफेसर CN राव और अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उन्हें एक और अवार्ड मिला है, अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से उनको सम्मानित किया गया है। अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है, रिसर्च के एरिया में इसको नोबेल पुरस्कार माना जाता है देखा जाए तो। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 के किसको मिला है, तो वो हमारे भारत रत्न भारतीय CN राव हैं। और अब जो उनको नया मिला है, ये जो पुरस्कार मिला है वो अनुसंधान के क्षेत्र में मिला है और अक्षय भंडारण ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में किया हुआ काम, उसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 26 मई को इसकी घोषणा हुई है, 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, 26 मई को इसकी घोषणा हुई है। और एनी अवार्ड्स 2020 रोम के क्रिनल पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा और वहीं पर एक समारोह रखा जाएगा। इटली गणराज्य के राष्ट्रपति होंगे वहां पर, सर्जियो मैटेरा, वो इनको ये अवार्ड देंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जो CN राव हैं वो एक वैज्ञानिक हैं और उनकी जो पहचान है वो ठोस पदार्थ और पदार्थ रसायन में एक विशेषज्ञ के रूप में है। तो यहां तक की बात आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये इन्होंने जो सारा काम किया है वो हाइड्रोजन ऊर्जा पर वो काम कर रहे थे, हाइड्रोजन का भंडारण कैसे कर सकते हैं, उनके फोटोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल्स उत्पादन, तो ये सारी चीजें जो धातु गैर धातु जो उत्प्रेरण है उन सब पर इन्होंने काम करके ये रिसर्च के जो माध्यम से कई सारी चीजों को इन्वेंट किया है, जिसकी वजह से इनको ये आज पुरस्कार दिया जा रहा है। अब बात हम करते हैं भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बारे में। 26 मई को उनको भी एक बहुत बड़ा स्पेन का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस। ये प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है, ये जो स्पेन का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और हमारे इकोनॉमिस्ट और नोबेलिस्ट हैं मिस्टर अमर्त्य सेन, इनको ये दिया जा रहा है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार 26 मई को डिक्लेयर किया गया और जो 87 ईयर ओल्ड हमारे सेन है, अमर्त्य सेन, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। जो कंपटीशन था वो 20 देशों में था और यहाँ पर कुल मिलाकर 41 उम्मीदवार थे जो इसमें नामांकन दर्ज कर चुके थे, लेकिन अमर्त्य सेन को ये गरीबी और अकाल के लिए चुना गया और इन्होंने बहुत अच्छा लेख इसके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी थ्योरी इनकी यहाँ पर इन्होंने दी है, ऐसा स्पेन ने कहा है और उसी आधार पर इनको ये बड़ा पुरस्कार दिया है। तो 2011 US नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल के लिए भी इनको चुना गया था डॉक्टर अमर्त्य सेन को और 1998 में ही इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि आज मैंने आपको मई का पूरा करंट अफेयर क्लियर करा दिया है, जितनी भी पुरानी चीजें बची हुई थी वो भी मैंने आपको कवर करा दी है। इसी तरह से हम जून का भी लेके चलेंगे दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, रेगुलर आपको देखनी है और कॉपी बनानी है करंट अफेयर्स की, जिससे आपको वो रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों फिर हम नई वीडियो में नए सिरे से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।